नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रावत कंपनी के। अब तक आप लोगों ने सुना कि राजवीर रावत गुस्से में जयेश रावत को गार्ड्स की मदद से पढ़वा देता है, क्योंकि उसने गद्दारी की थी और कंपनी हथियाने की तैयारी की थी। लेकिन सभी शेयर होल्डर उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जयेश रावत काफी खतरनाक इंसान था और पिछली दफा भी उनके परिवार की मदद से जयेश रावत ने उन सबको धमकाया था। लेकिन राजवीर रावत उन्हें आश्वासन देता है कि वह उनकी मददगार, इसीलिए वो लोग आगे कुछ नहीं कर सकते थे। उन सब को चुप देख जयेश सेठानिया आवाज में बोला, उन सब के परिवार अभी भी मेरे लोगों के कब्जे में है, और वैसे भी अगर मैं यहाँ से सही सलामत नहीं गया तो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा बेटा भी अभी मेरे लोगों के कब्ज में ही है। तुम्हें क्या लगता है वह अब तक जिंदा होगा या मर चुका होगा? इतना बोलकर वह जोर जोर से हंसने लगा। वही इसकी बात सुनकर राजवीर रावत 2 कदम पीछे हट गया। जाहिर सी बात है, अपने बेटे की मौत की खबर कौन सा बाप बर्दाश्त कर सकता है। राजवीर रावत डरी हुई आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरे बेटे को छू नहीं सकते। तुम्हारे लोगों की इतनी औकात ही नहीं है कि वह हर्षवर्धन रावत को एक नज़र देख सके। ये सुनकर जयेश रावत जोर जोर से हंसने लगा। वह हंसते हुए बोला, कौन सा हर्षवर्धन रावत? कौन सा महान इंसान? तुम्हारा बेटा अब एक मुर्दा इंसान है, और पहले भी वह कुछ ठीक नहीं था। और वैसे भी इतनी भयानक प्लेन क्रैश में कौन सा इंसान जिंदा रह पाएगा, और अगर वह जिंदा बच भी गया होगा तो मेरे लोग अब तक उसे खोजकर मार चुके होंगे। अच्छा होगा कि तुम सब कुछ मुझे आराम से दे दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे और खतरनाक होना पड़े। वही ये सुनकर तो राजवीर रावत पीछे चेयर पर गिर गया। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि हर्षवर्धन के साथ कुछ हो सकता है। सबसे ज्यादा गुस्से में तो पीछे खड़ा हुआ सेक्रेटरी रजत था। उसकी मुट्ठी गुस्से में कर चुकी थी। अगर उसका बस चलता तो वह अभी ही जयेश रावत को अपने हाथों से मार देता। भला उस 2 कौड़ी की इंसान की हिम्मत कैसे हुई उनके बॉस पर हमला करवाने की? हालांकि दिल के किसी कोने में वह जानता था कि उनकी लेडी बॉस के होते हुए उनके बॉस को कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए वह अभी तक खामोश था, वरना वह अभी एक ही झटके में जयेश रावत को मार देता है। वैसे भी अंडरवर्ल्ड में उसका भी कोई कम रुतबा नहीं था। हालांकि लोगों ने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया उसे किंग की परछाई के नाम से जानती थी। ऐसा कहा जाता था कि किंग के बाद अगर अंडरवर्ल्ड में कोई सबसे ज्यादा क्रूर है तो वह किंग की परछाई है, और यह सच भी था। सेक्रेटरी रजत दिखने में ही मासूम था, और लोगों को उसे देखकर ऐसा लगता था कि उसने कभी मच्छर भी नहीं मारा होगा। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वह इंसानों को किसी सब्जी की तरह काट देता था, और उसके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं आती थी। उसकी जगह पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी सुकून भरी मुस्कान आ जाती थी, जैसे कि खून खराबा और लोगों को मारना उसके दिल को सुकून पहुंचाते हो। चलिए हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। राजवीर रावत नामे में सीख जाते हुए बोले, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता है। तभी जयेश रावत गुस्से में बोला, है ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे बेटे की हड्डी भी अब तक जंगली जानवर खा चुके होंगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। वही राजवीर रावत अपने सौतेले भैया जयेश की बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसको अंदर से बेचैनी हो रही थी, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि अनाया हर्षवर्धन को कुछ नहीं होने देगी। इसीलिए वह गुस्से में जयेश को देखकर बोला, इसे यहाँ से लेकर जाओ और इतना मारो कि आगे से यह कोई भी बकवास ना कर पाए। गार्ड तुरंत जयेश रावत को घसीटने लगे। वही जयेश अब डर रहा था। जाहिर सी बात है, अगर वह राजवीर रावत के कब्जे में आ गया तो उसका जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वह गुस्से में बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते, भूलो मत, मैं तुम्हारा भाई हूँ। कुछ भी हो जाए तुम मुझे इन सब के सामने मार नहीं सकते, ना ही मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हो, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। तभी राजवीर रावत उसे घूरकर बोला, तो मेरे बेटे को मारने की साजिश रच सकते हो और उसे मौत के मुंह तक पहुंचा सकते हो, तो भला मैं तुम्हारे साथ कुछ क्यों नहीं कर सकता? मैं इतना भी सीधा साधा नहीं हूँ। जब तक तुम मुझ पर वार कर रहे थे मैंने बर्दाश्त किया था, लेकिन मेरा बेटा मेरी बॉटम लाइन है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटी के बारे में ये सब कुछ सोचने की? अब तुम भी वही सब भक्तों जो मेरा बेटा सहन कर रहा है। तुमने उसे सुनसान आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ा था,
तुम भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करोगे। अब जयेश रावत के अंदर बुरी तरह से डर बैठ चुका था। वह गुस्से में चिल्लाकर उन गार्ड से छूटने की कोशिश कर रहा था। उसको बस एक मौका चाहिए था। अगर कोई हथियार उसके हाथ आ गया तो वह अभी ही राजवीर रावत को खत्म कर देगा और सब कुछ अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन सबसे ज्यादा अभी उसके लिए खुद की जान बचाना था। वो बस बाकी सब सोच ही सकता था, कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन अभी तो उसे खुद को बचाना पॉसिबल नहीं था। हर्षवर्धन के गार्ड्स बहुत ज्यादा ट्रेन थे और उनसे छूटना मुमकिन नहीं था, इसीलिए वह बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। तभी दरवाजा खुला और एक जोर की आवाज आई, किसकी हिम्मत हुई मेरे डेट को छूने की। इतना बोलकर कई सारे लोग अंदर आने लगे और उस केबिन को चारों ओर से हथियारों से लैस लोगों ने घेर लिया। वहीं हर किसी की नजर वापस दरवाजे की ओर गई। वहां पर एक दुबला पतला मगर लंबा लड़का खड़ा था, जिसके आसपास कई सारे लोग खड़े थे। देखने में वह लड़का एवरेज था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ किसी को मारने के लिए ही आया हो। उस लड़के को वहां देखकर जयेश रावत अंदर ही अंदर खुश हो गया। वह परेशान आवाज में बोला, बेटा मुझे बचा लो, पता नहीं यह आदमी मेरे साथ क्या करने वाला है, मेरी मदद करो। आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा, यह कोई और नहीं पवन रावत था, जयेश के बेटा, जो अपने पिता को बचाने के लिए आया था। वही जयेश रावत की बात सुनकर सभी लोग समझ गए कि यह जयेश रावत का बेटा ही है। इसीलिए हर कोई और डरने लगा, क्योंकि वहां आए हुए हर आदमी के हाथ में हथियार थे। पवन रावत तुरंत आगे बढ़ा और गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, मेरे पिता को छुड़वाओ। फिर वह राजवीर रावत को देखकर बोला, वैसे रिश्ते में तो आप मेरे चाचा लगते हैं, लेकिन मेरी नज़रों में तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए सीधे सीधे बता रहा हूँ, सब कुछ छोड़कर निकल जाओ, वरना आपकी भी वही हालत होगी जो आपके बेटी की हुई है। मैंने उसे आइलैंड पर मरवा दिया है, अब तक तो उसे मरे हुए कई घंटे बीत चुके होंगे, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी डेट को इस तरह से गार्ड से पकड़वाने की। इतना बोलकर वह अपने गार्ड्स को इशारा करता है तो गार्ड्स आगे बढ़कर राजवीर रावत पर हाथ उठाने ही वाले थे। तभी एक मजबूत हाथ आगे आया और उस गार्ड्स को एक झटके से 2 फीट ऊपर फेंक दिया। यह कोई और नहीं सेक्रेटरी रजत था। रजत भले ही हर वक्त चुपचाप और शांत रहता था और दिखने में कमजोर और मामूली सेक्रेटरी था, लेकिन वह अब ये नाटक नहीं कर सकता था। आखिरकार राजवीर रावत उनके बॉस के पिता थे और वह अपने बॉस के पिता के साथ ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए ना चाहते हुए भी वह फाइट के लिए आगे आया। उसे आगे आता हुआ देखकर पवन रावत को गुस्सा आया। वह गुस्से में बोला, तुम तो कोड़ी के हर्षवर्धन के नौकर, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरे खिलाफ जाओ। वैसे भी अब तुम्हारा वह मालिक तो जिंदा नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक अच्छी ऑफर देता हूँ, तुम मेरे पालतू नौकर बन जाओ और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। वैसे भी तुम्हारे मालिक की किस्मत अच्छी थी और उसके पास जो भी लोग थे वह कुछ ज्यादा ही काबिल थे। भले ही तुम एक नौकर हो, लेकिन तुम्हारे पास बिजनेस की अच्छी काबिलियत है, तुम मेरे लिए बहुत काम आओगे। इतना बोलकर वह उसे घूरते लगता है। वही उसके बात सुनकर तो रजत को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अभी गन उठाए और पूरी मैगजीन पवन रावत के सर को बीचों बीच खाली कर दे। इतना बेकार और बदमाश आदमी उसे आज तक नहीं मिला था जो उसे इस तरह से बात करे सके। सेक्रेटरी रजत की भी एक अपनी पहचान थी। वह तो हर्षवर्धन के लिए काफी वफादार था, इसलिए वह उसका सेक्रेटरी बना हुआ था, वरना उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी इतनी थी जितनी छोटे मोटे बिजनेस टाइकून की होती है। और अगर वो खुद बिजनेस करता तो एक के पास कई सारी कंपनी होती, लेकिन वो वफादार था और हर्षवर्धन भी उसका कुछ कम ख्याल नहीं रखता था। रजत के पास इतनी दौलत थी कि वो पवन रावत जैसे कई लोगों को एक झटके में खरीद सकता है, इसीलिए वो पवन रावत को घूरने लगा। अगर नजरों से कोई में जाता तो वो कब का मर चुका होता। क्या होगा जयेश का और पवन का? क्या वो कब्जा कर पाएंगे? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।